हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। जो आज हमको टॉपिक देखना है वो है जैकोबियंस। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद बस एक और लेक्चर होगा कैलकुलस का। उसके बाद हम चालू करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए पहले इसकी लिख लीजिए डेफिनेशन। इफ u1 u2 up to un are functions of n variables x1 x2 up to xn, then the डिटर्मिनेंट क्या कह रहा है, u1 u2 अप टू un, ये वेरिएबल्स है किसके, x1 x2 अप टू xn के है, फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे मॉड। पहले u1 को डिफ्रेंशिएट करो हर x1 से लेके xn तक। तो क्या आएगा, डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2 अप टू डेल u1 अपॉन डेल xn किए। फिर अगली अगली जो आपका रो बनेगा वो किसका रहेगा, u2 का। अब u2 को डिफरेंशिएट करो हर एक के रिस्पेक्ट में, तो आएगा डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2 अप टू डेल u2 अपॉन डेल xn। और ऐसा आप करते जाएंगे पूरे u3 u4 u5 सबको अप टू un। तो आखिरी रो क्या बनेगी, डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2 अप टू डेल un अपॉन डेल xn। इसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन। तो ये काय की डेफिनेशन होगी आपकी, जैकोबियन की। तो लिखो इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u1 u2 अप टू un with respect to x1 x2 अप टू xn। इसी को आप डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, देखो आपने किसको डिफ्रेंशिएट किया, u1 u2 un को। तो लिखो डेल ऑफ u1 u2 अप टू un अपॉन किसके रिस्पेक्ट में किया, x1 x2 और xn के। तो आएगा डेल x1 x2 अप टू xn आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। अब यहाँ पे अगर एक अलग टाइप का फंक्शन आपको दिया हो कुछ इस तरीके का, इफ, इसके ऊपर जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने जब एरिया निकाला था, वॉल्यूम निकाला था, वहां पे हमने जे की वैल्यूज निकाल चुके हैं, यानी जैकोबियन निकाल चुके। तो आपके लिए टॉपिक ज्यादा नया नहीं है। तो लिखो इफ द फंक्शन u1 u2 up to un are of फॉलोइंग फॉर्म्स, जहां पे u1 अगर आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x1, u2 आपको दिया हुआ है एक फंक्शन ऑफ x1 x2, un आपको दिया हुआ है एक फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn, देन आप बोल सकते हैं डेल u1 u2 अप टू un अपॉन डेल x1 x2 अप टू xn। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं डेल u1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल u2 अपॉन डेल x2। ऐसा चलते जाएगा कब तक, डेल un अपॉन डेल xn। ये याद रख लो, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, अगर आपको u1 दिया हुआ है कोई तो भी फंक्शन ऑफ x1, अगर u1 है तो वो फंक्शन किसका है, x1 का। u2 है वो फंक्शन है किसका, x1 के साथ साथ x2 का। u3 जो है वो फंक्शन रहेगा किसका, x1 का, x2 का और x3 का। इसी तरीके से जो un आएगा वो रहेगा एक फंक्शन ऑफ
x1 x2 अप टू xn। जब भी इस तरीके से आ रहा, देखो यहाँ पे 1 का फंक्शन था, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, तो आप देखो u1 फंक्शन ऑफ x1 है और यहाँ पे x1 आ रहा है, तो u2 फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 है। u3 में x1 x2 x3 है, un में पूरे x1 से लेके xn तक सब भरे हुए। तो जब भी इस फॉर्म का आपको फंक्शन दिखे कि u1 में फंक्शन x1 का है, u2 में फंक्शन x1 x2 का है, तो आप यहाँ पे चेन रूल वाली मेथड लगा देना, ठीक है। डेल u1 u2 un अपॉन डेल x1 x2 xn, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल u1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल u2 अपॉन डेल x2, ऐसा चलते जाएंगे अप टू डेल un अपॉन डेल xn तक, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो सकता है, कोई भी इसमें का एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए कोई एक बड़े क्वेश्चन में अटैच करके दे दे, तो वहां पे हमारे 2 मार्क कटने नहीं चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो भी हम देखेंगे अभी। देखिए अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू r cos थीटा, y is equals to r sin theta, then find del uv upon del r थीटा। चलिए देखिए, ये क्या निकालना आपको, जब भी ऐसा बोला डेल यूवी अपॉन डेल आर थीटा, ऊपर भी डेल नीचे भी डेल, तो आपको समझ जाना आपको क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है। तो चलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हियर मेरे को क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड मेरे को v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, r cos थीटा, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, r sin थीटा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, यानी इसको कौन से फॉर्म में लेके जाना है, पोलर फॉर्म में। तो u की वैल्यू क्या आएंगे, हमको चाहिए x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा, तो आ जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, उसका स्क्वायर लेंगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली यहाँ पे v की वैल्यू क्या आएंगी, x का स्क्वायर यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, माइनस फिर उसके बाद y का स्क्वायर यानी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए यहाँ पे भी r स्क्वायर है, यहाँ पे भी r स्क्वायर है कॉमन, यहाँ पे भी r स्क्वायर है, यहाँ पे भी r स्क्वायर है कॉमन, तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे भी आप r स्क्वायर को निकालेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको, जैसे r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। अब आप सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, हाँ जी पढ़े, क्या क्या पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी कितना होगा 1, और हमने ये भी पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये काय का फॉर्मूला आपका cos 2 थीटा का, काय का फॉर्मूला ये cos 2 थीटा का। तो मेरे को u की वैल्यू क्या मिलेंगी, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गई वैल्यू 1, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, एंड v की वैल्यू क्या मिलेंगी, आर स्क्वायर क्या था यहाँ पे कॉमन, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आएगा फॉर्मूला ये cos 2 थीटा का, तो आ गया cos 2 थीटा आ गया। अब देखो मेरा u और v क्या बन गया, फंक्शन ऑफ r एंड थीटा बन गया, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैकोबियन निकाल सकता हूं। तो चलिए बताइए क्या आएगा मेरा जैकोबियन, डेल u v अपॉन डेल r थीटा। क्या करते हैं जैकोबियन निकालने के लिए, पहले u को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, तो मिलेगा डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल थीटा। अगला कौन है v, अब v को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो आएगा डेल v अपॉन डेल r, फिर थीटा के रिस्पेक्ट पे तो डेल v अपॉन डेल थीटा आएगा। चलिए अब हमको क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो u की वैल्यू क्या है r स्क्वायर, तो डेल u बाय डेल r क्या आएगा, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आएगा,
याद रखना जब भी डेल लिखते तो कौन सा डेरिवेटिव लगता है, पार्शियल डेरिवेटिव लगता है। तो आप अगर आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो थीटा वाली टर्म को कांस्टेंट लोगे। अब निकालना है डेल यू बाय डेल थीटा। यू के इसमें कोई भी थीटा की वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं, तो आर क्या रहेगा उसके लिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अगला देखो क्या निकालना है, डेल वी बाय डेल आर, यानी वी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो कॉस टू थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा। होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा पक्के में। उसके बाद क्या निकालना है, डेल वी बाय डेल थीटा, यानी वी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अब आर स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये थोड़ा सा स्पेस करके लिखता हूं, ठीक है। आर स्क्वायर कांस्टेंट था, डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। एक चीज याद रखना, डेरिवेटिव में अगर कॉस के साथ कोई भी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, जैसे कॉस 5x दिखता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता, -5 sin 5x, है ना, यानी जो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है वो साथ में मल्टीप्लाई होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब तो आसान है, आपको वैल्यू को क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। ये 2r जाके मल्टीप्लाई हूं किससे, -2r² sin 2 थीटा के साथ, माइनस ये जीरो से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, 2r cos 2 थीटा। जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज होता है क्या, नहीं, आंसर आता जीरो। तो क्या मिलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 4, r इंटू आर स्क्वायर r³ sin 2 थीटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चन, पक्के में समझ रहा है। इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आसान होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें एक हार्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमको दिया हुआ है कि if x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi, z is equals to r cos theta, then find del x y z upon del r थीटा फाई। चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है आपको डेल एक्स वाई जेड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और फाइव। अब 3 फंक्शन दिए हुए हैं, तो शुरुआत कैसे करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख के। क्या दिया हुआ है हमको, हियर x दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, r sin थीटा cos फाइव दिया हुआ है, y दिया हुआ है हमको r sin थीटा sin फाइव, और z दिया हुआ है हमको r cos थीटा दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, डेल x y z अपॉन डेल r थीटा फाइव निकालना है। तो चलिए बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप x को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, फिर x को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर आप x को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट, है ना, x निपट गया। अब अगला बारी किसकी है, y की। तो चलो y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू r, y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू फाई। अगली बारी z की, अब z को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, z को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, z को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू फाई। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो चलिए बताइए अब आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखते जाना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। 3 फंक्शन है और तीनों में देखो भर भर के वैल्यू। पहले x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू r, तो साइन थीटा और कॉस फाई कांस्टेंट है ना, तो आ जाएंगे डेरिवेटिव के बाहर। r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको x को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r और cos हो जाएंगे कांस्टेंट, तो इनको लिख देते हैं हम बाहर, है ना।
और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। मैं सेम जो आपका पोजीशन है ना बना के रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ क्या, नहीं, ताकि मेरे को आगे जाके कंफ्यूजन ना। अगला देखो, x को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो r और साइन थीटा हो जाएंगे कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के बाहर। cos फाइव का डेरिवेटिव माइनस साइन फाइव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज है y के लिए, y को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, तो साइन थीटा और साइन फाइव कांस्टेंट है, आ जाएंगे डेरिवेटिव के बाहर। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r कितना हो जाएगा, 1, लिखने की जरूरत है नहीं। अब y को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा वाली टर्म देखो, r और फाइव हो जाएंगे कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के बाहर आ गए। और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। लास्ट क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो जो भी r और साइन वाली टर्म है वो हो जाएंगे कांस्टेंट, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आएगा कॉस फाइव। समझा, इजी है। सेम चीज अब किसके लिए करना है हमको, z के लिए। z को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के बाहर हो जाएगा। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r कितना होता, 1 होता। नेक्स्ट किसकी बारी है, z को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। उसके बाद z को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू फाइव, लेकिन इसमें फाइव है क्या, नहीं, और फाइव के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे तो r और थीटा दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, अरे सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। बस अब इसको करना है सिंप्लीफाई, जो भी आएगा वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़े सा लेंथी है, तो आपको सॉल्व थोड़ा सा ख्याल रख के करना है, क्योंकि एक भी जगह पे अगर आपकी एक भी वैल्यू गलत होगी ना तो आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता है ना, पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू, तो आएगा साइन थीटा कॉस फाइव। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है आंसर, 0। फिर कौन सा साइन आता है यहाँ पे, माइनस, ये वैल्यू जाके क्रॉस होंगी यहाँ से, तो क्या मिलेगा, माइनस आर साइन थीटा, जाके मल्टीप्लाई होंगे आर साइन थीटा कॉस फाइव, होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। पहली वैल्यू को आप लिखते हैं पॉजिटिव में, तो दूसरी वैल्यू काय में लिखते हैं, नेगेटिव में। क्या है वैल्यू, आर कॉस थीटा कॉस फाइव। ये वाली वैल्यू कहां पे आ रही है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, तो 0 जाके मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0। फिर कौन सा साइन आता, माइनस, ये वैल्यू जाके क्रॉस होंगी इसके साथ, मतलब आपका कॉस थीटा जाके मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, आर साइन थीटा कॉस फाइव के साथ, होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। सेम चीज अब क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू के लिए, वहां पे तो प्लस साइन आता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन प्रेजेंट है, माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव। अब ये कहाँ पे है आपका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो माइनस आर साइन थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा ये पूरी वैल्यू के साथ, तो मिलेगा माइनस आर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, साइन थीटा साइन फाइव के साथ, हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर कौन सा साइन आता, माइनस, अब ये कॉस थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा किसके, आर कॉस थीटा साइन फाइव के साथ, होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो क्या मिलेगा आपको, पहले तो आप 0 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, सेम वैल्यू मिलेंगी। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वाली वैल्यू क्या में आएंगी, प्लस में। आर इंटू आर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, होगा। कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव। समझा ना, 0 से सब्ट्रैक्ट करने में कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो 0 को मैंने हटा दिया,
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये वैल्यू जाके इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी माइन प्लस जीरो से सब्ट्रैक्ट करने में कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। और यहाँ पे ये माइनस इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। अब इनको सॉल्व करो, आर मल्टीप्लाई होगा आर से तो मिलेगा आर का स्क्वायर। उसके बाद साइन की टर्म एक ही दिख रही है ना, तो लिखो साइन थीटा। फिर कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस से तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस फाइव मल्टीप्लाई होगा कॉस फाइव से तो मिलेगा कॉस स्क्वायर फाइव। अगर आपको डाउट आता है ना, तो पहले जो जीरो दिया हुआ है ना, जीरो माइनस ये वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो। लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपका बड़ा ना हो करके मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लिया। अब देखो जो आपकी थर्ड वैल्यू है, ये पहले जाके इससे मल्टीप्लाई होंगी, फिर यही वाली वैल्यू जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। तो चलो पहले केस में माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, होगा आर इंटू आर क्या मिलेगा आर का स्क्वायर। साइन इंटू साइन क्या मिलेगा साइन क्यूब थीटा। उसके बाद साइन फाइव इंटू साइन फाइव क्या मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पहली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। आर इंटू आर क्या मिलेगा आर स्क्वायर। साइन थीटा किसी से मल्टीप्लाई होने के लिए बचा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो आएगा साइन थीटा आएगा। फिर यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन फाइव इंटू साइन फाइव क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू आपको सेम दिख रही है क्या, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे साइन का क्यूब है, तो वहां से एक साइन बाहर निकल सकता। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर फाइव। तो मैं पहली दो वैल्यू में से क्या क्या बाहर निकाल सकता, एक तो आर स्क्वायर निकाल सकता, दूसरा साइन थीटा निकाल सकता, और तीसरा कॉस स्क्वायर फाइव निकाल सकता। यहां से एक साइन निकल गया, अभी भी कितने साइन बचे हैं दो, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, कॉस स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा साइन है प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अगली दो टर्म में देखो, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है ना, तो मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं। उसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, एक साइन को भी बाहर निकाल सकता हूं, है ना। लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे कम दिख रही है ना, नहीं है ना बरोबर। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव को भी बाहर निकाल सकता हूँ। अच्छा, हम लोग यहाँ से अगर निकालते तो डायरेक्ट ही वैल्यू बाहर निकल जाती है ना, ये दोनों में से, तो उसमें इतना झंझट भी नहीं होता। चलो वो भी बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। यहाँ से आपने आर स्क्वायर बाहर निकाला, एक साइन थीटा बाहर निकाला, और साइन स्क्वायर फाइव बाहर निकाला, तो यहाँ से एक साइन बाहर निकला, अभी भी क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ से पूरी वैल्यू निकाले, क्या बचा यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप अगर ऐसा नहीं करते ना, तो आप ये भी कर सकते थे, देखो वो वाला ज्यादा आसान है जो बाद में हिट हुआ अपने को। जैसे आप पहले ये दो टर्म को देखो, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस फाइव, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा साइन फाइव। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा है, तो मैं चाहता था यहाँ से क्या बाहर निकाल सकता था आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। तो इस केस में क्या बचता कॉस स्क्वायर फाइव, कौन सा साइन है प्लस, यहाँ से क्या बचता साइन स्क्वायर फाइव बचता। सिमिलरली देखो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव है, तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है सेम है दोनों में। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता था आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर
थीटा। तो यहाँ से क्या बचता, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलो दोनों वैल्यू सॉल्व करके देखते, सेम आंसर हमको मिलता है कि अलग आता है। थ्योरेटिकली दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखते आता कि नहीं आता। बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आती वैल्यू, 1 आती। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये पूरी वैल्यू हो गई 1, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये पूरी वैल्यू हो गई 1। रीजन क्या आएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सिमिलरली अगर हम ये नीचे वाली स्टेप लिए रहते तो वहां पे क्या लेते, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। अगर वो 1 आ गया तो यहाँ से क्या बचता था, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से क्या बचता, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या रीजन लिखते, अगर आप ये वाली वैल्यू लिए रहते तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू को जब हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो हमको आंसर लगभग सेम ही मिल रहा है। क्योंकि पेपर में आपका दिमाग कैसे काम करेगा ये आपको मालूम है क्या? नहीं, हमको जो पहली वैल्यू हिट करेंगे हम तो उसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आर स्क्वायर साइन थीटा है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर साइन थीटा है। तो मैं ऐसे क्या बाहर निकालूंगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? या तो फिर अगर मैं दूसरी वाली वैल्यू सॉल्व करते रहता, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, मैंने आर स्क्वायर निकाल लिया बाहर। यहाँ पे साइन का क्यूब है, यहाँ पे एक साइन है, तो मैंने साइन थीटा को निकाल लिया बाहर। एक साइन बाहर निकालता तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज बताइए, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते। क्यों, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसकी वैल्यू भी क्या होंगी, 1। उस केस में क्या आंसर आता, आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये पूरी वैल्यू होगी 1, तो क्या आंसर आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। दोनों में आंसर कैसा आ रहा, सेम। तो आप चाहे कहीं से भी कितनी भी वैल्यू को कॉमन निकालो, आपका आंसर मिलेगा सेम। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी था क्वेश्चन। अरे सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग क्वेश्चन। इफ x equals to r sin theta cos phi, y equals to r sin theta sin phi, z equals to r cos theta, पूरा सेम ही है क्या है? कुछ चेंज हुआ दोनों में? तो सेम ही लिखा है वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दो बार काय को पूछे? ओके, तो सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसका शायद एक अलग क्वेश्चन में वो किसी नोट्स में दिखा था, ये बुक में सेम ही क्वेश्चन है। मत लिखो, वाली बुक का अपन बाद में देख लेते हैं। इफ u1 इक्वल्स टू x2 x3 अपॉन x1, u2 इक्वल्स टू x1 x3 अपॉन x2 and u3 इक्वल्स टू x1 x2 upon x3, prove that
जेकोबियन ऑफ u1 u2 u3 इक्वल्स टू 4। तो आपसे कह रहा है अगर आप जेकोबियन निकालोगे u1 u2 u3 का तो आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 4 मिलनी चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज दी हुई है पहले उसको लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे हियर, क्या दिया हुआ है मेरे को, u1 दिया हुआ है, x2 x3 अपॉन x1, u2 दिया हुआ है x1 x3 अपॉन x2, u3 दिया हुआ है x1 x2 अपॉन x3। और मेरे को प्रूव करना है कि इसके जैकोबियन की वैल्यू क्या आएंगी, 4 आएंगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे पूछा है जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3। कैसे लिखते हैं u1 u2 u3 का जैकोबियन, डेल ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x1 x2 x3। लिखते हैं ऐसा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको इसकी वैल्यू। पहले u1 को डिफ्रेंशिएट करो तीनों के रिस्पेक्ट में, डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u1 अपॉन डेल x3, डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3, डेल u3 अपॉन डेल x1, डेल u3 अपॉन डेल x2, डेल u3 अपॉन डेल x3। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्योंकि हमको थोड़ी सी जगह ज़्यादा लग सकती है। पहले u1 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x1। तो x2 और x3 क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो x2 और x3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। 1 अपॉन x1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन x1 का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज मालूम है ना आपको, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप x1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन x1 का क्या आएगा, -1 अपॉन x1 का स्क्वायर आएगा। अब डेल u1 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x2। तो x3 और x1 क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएंगे। x2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x2 कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, u1 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x3। तो आपका x2 अपॉन x1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएंगे। x3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x3 कितना होगा, 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जो आपकी रो बनना है, u2 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x1। तो x2 और x3 क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो x3 अपॉन x2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। x1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद u2 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x2। तो x1 और x3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। 1 अपॉन x2 का डेरिवेटिव -1 अपॉन x2 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, फिर से आपको u2 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x3। तो x1 अपॉन x2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर हो जाएंगे। x3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x3 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट u3 को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x1। तो क्या मिलेगा, डेल u3 अपॉन डेल x1। तो x2 अपॉन x3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। x1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद u3 को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x2। तो x1 अपॉन x3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, आएगा। और यहाँ पे आपको x2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x2 कितना मिलेगा, 1। उसके बाद u3 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x3। तो x1 और x2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन x3 का डेरिवेटिव -1 अपॉन x3 का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? यहाँ पे डिवीजन में वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। कौन सी? कि आप एक रो से एक वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना? यानी प्रॉपर्टी आती है सबको कि आप एक रो से हर एक वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे आप एक मैट्रिक्स से अगर कोई भी वैल्यू को बाहर निकालते तो पूरे मैट्राइसेस से बाहर आता है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो आप एक रो या एक कॉलम से किसी वैल्यू को बाहर लेके जा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले रो से
डिवीजन में से x1 के स्क्वायर को निकालूंगा बाहर। ठीक है, मैंने क्या किया, डिवीजन में से x1 के स्क्वायर को निकाला बाहर। तो देखो यहाँ पे तो डिवीजन का x1 का स्क्वायर था, तो ऊपर क्या बचेगा, -x2 x3। यहाँ पे डिवीजन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ x1। मैं क्या बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ, x1 का स्क्वायर। यहाँ पे डिवीजन में x1 का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x1 करना पड़ेगा। अब ये x1 का स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, तो ऊपर क्या बचेगा, x3 इंटू x1। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, x1 इंटू x3 लिख सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, x1 के स्क्वायर को बाहर निकालना है, सिर्फ हमारे पास x1 है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x1 कर दूंगा। x1 इंटू x1 का स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, x1 इंटू x2। अब मैंने ऐसा पहले रो से किया, तो बाकी रोज ने कोई पाप किया क्या, नहीं। वो रोज से भी सिमिलरली करो। क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी स्क्वायर में वैल्यू क्या दिख रही है, x2 का स्क्वायर, तो मैं डिवीजन से x2 के स्क्वायर को निकाल लूंगा बाहर। डिवीजन से x2 का स्क्वायर निकाल रहा, तो जहां पे x2 का स्क्वायर नहीं है वहां पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x2 करना पड़ेगा। तब देखो x2 का स्क्वायर यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, x2 का स्क्वायर निकल गया पूरे के डिनोमिनेटर से बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, x2 x3। यहाँ पे क्या बचा, -x1 x3। यहाँ पे क्या बचा, x1 x2। ये चीज करना आता है ना सबको, सब लोग 11th पढ़ के आए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे x3 यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू x3 का स्क्वायर, तो मैं डिवीजन से x3 के स्क्वायर को निकाल लूंगा बाहर। निकाल लिया, तो जहां पे x3 का स्क्वायर नहीं था वहां पे x3 का स्क्वायर बनाओ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x3 करके। बना सकते, तो बताइए क्या होगा, x3 का स्क्वायर पूरे थर्ड रो से निकल गया बाहर। अब क्या बचा, x2 x3, उसके बाद x1 x3, उसके बाद -x1 x बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं आगे जाने के। कौन कौन से, पहला, तो आप ऐसा करो कि आप या तो वैल्यूज को यहीं से ओपन कर लो, या तो फिर आप ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ओपन करो मतलब यहीं से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, जिसपे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्यों, मेरे को यहाँ पे देखो सेम वैल्यूज दिख रही है, यहाँ पे -x1 x3 है, यहाँ पे x2 x3 है, x2 x3 है, देखो सेम वैल्यू है, बस साइन अलग है। यहाँ पे देखो x1 x3 है, यहाँ पे x1 x3, यहाँ पे x1 x3, यहाँ पे -x1 x2, यहाँ पे +x1 x2 +x1 x2। जब भी ऐसी वैल्यू दिख जाए ना आपको, क्या करना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़े बहुत जीरो बना लो यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जैसी कोई वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा उसका, जीरो। तो मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं चाहूं तो यहाँ पे -x2 x3 दिख रहा है, मैं नीचे वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ, इससे ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रो 2 चेंज हो जाएंगी, रो 2 प्लस रो 1 बन जाएंगी, रो 3 चेंज हो जाएंगी, रो 3 प्लस रो 1 बन जाएंगी। कर सकता है ऐसा, मैं पहली रो को दूसरी और तीसरी में कर दे रहा हूं ऐड। जैसे मैट्रिक्स में लगाते हैं सेम आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, 1/x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर मॉड। पहले रो में कोई चेंज कर रहे क्या, नहीं था, एज इट इज, -x2 x3 x1 x3 x1 x2 आएगा। अब देखो दूसरी रो में चेंज होगा, तो x2 x3 अब ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे -x2 x3 x2 x3 x2 x3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे -x1 x3 प्लस x1 x3 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे x1 x2 प्लस x1 x2 कितना मिलेगा, 2 टाइम्स x1 x2।
मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब तीसरी रो की ओर बढ़ो, क्या है, x2 x3 माइनस x2 x3 कितना हो जाएगा, 0। x1 x3 प्लस x1 x3 कितना होगा, 2x1 x3। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x1 x2 माइनस x1 x2 कितना हो जाएगा, 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बस अब यहाँ पे लगा दो आप डिटर्मिनेंट, लगा सकते। अभी आप एक और स्टेप कर सकते कि यहाँ से x1 x2 x3 को अंदर लेके जाओ, लेकिन वो बाहर निकालो, लेकिन वो करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक स्टेप पे वैसे भी अब हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो ना तो यहाँ से x1 x2 दिख रहा है, यानी कॉलम से x1 x2 बाहर निकाल दो, x1 x3 दिख रहा है, यानी कॉलम से x1 x3 बाहर निकाल दो, इधर से बाहर निकाल दो। बट वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम लगभग आंसर के पास पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीरोस बन गए, तब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते। तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, बताइए क्या मिलेगा। पहले फर्स्ट वैल्यू माइनस x2 x3, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 0 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 2 4, x1 इंटू x1 स्क्वायर इंटू x2 x3 होगा। ये चीज समझा ना। जब आप ये वाला ऑपरेशन लगाते पहले एक एलिमेंट को अगर कंसिडर किए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो 0 जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, और ये वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होंगी ये वाली वैल्यू से। आता है ऐसा? उम्मीद है आपको सबको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता होगा। नेक्स्ट वैल्यू के लिए कौन सा साइन डालते हैं हम, माइनस आएगा, माइनस x1 x3 होगा। अब x1 x3 ले लेते ये वाला रो और ये वाले कॉलम को छोड़ दो, 0 जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, माइनस 0 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से तो होगा 0, होगा 2x1 x2। तो ये जहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएंगे आंसर 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू प्लस में लिख दो, तो प्लस क्या है, x1 x2। अब कौन सी वैल्यू ले रहे हो आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली, तो ये 0 इंटू कोई भी एलिमेंट होगा तो 0, माइनस 0 इंटू 0 कितना होगा 0। समझा। तो अगर ऐसे 0 बन गए तो ऐसा ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर क्या आया था उनका, 0 से मल्टीप्लाई हुए तो 0 आ जाता। तो क्या बचा यहाँ पे, 1 अपॉन x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर इंटू 0 से सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 4 टाइम x1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद x2 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर, x3 इंटू x3 क्या हो जाएगा, x3 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई किए तो 0, 0 माइनस 0 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई किए तो 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ पे आंसर। यहाँ पे आपको मिला 4 टाइम्स x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, दोनों में सेम है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो क्या है इसकी वैल्यू 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्वेश्चन में फिर से बोलूंगा, इसके होते हैं आसान, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी कुछ भी दम है क्या क्वेश्चंस में, नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जैकोबियन ऑफ y1 y2 up to yn being given y1 equals to 1 minus x1, y2 equals to x1 into 1 minus x2, y3 equals to x1 x2 into 1 minus x3 up to yn equals to x1 x2 xn minus 1 into 1 minus xn। चलिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, हियर क्या दिया हुआ है हमको,
y1 दिया हुआ है 1 माइनस x1, y2 दिया हुआ है x1 1 माइनस x2, y3 दिया हुआ है x1 x2 1 माइनस x3 एंड सो ऑन अप टू yn दिया हुआ है। yn की वैल्यू क्या दिया है x1 x2 इंटू xn माइनस 1 इंटू 1 माइनस xn, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप देखो आपके यहाँ पे दिख रहा है y1 फंक्शन है x1 का, y2 फंक्शन है x2 और x1 और x2 का, y3 फंक्शन है x1 x2 x3 का, yn फंक्शन है x1 x2 x3 xn का। तो ये वो स्पेशल वाला केस है हमारा जिसपे हम चेन रूल लगा सकते हैं। पढ़े हम लोगों ने वाला केस पढ़े हैं। अगर u1 फंक्शन है f1 x1 का, u2 फंक्शन है f2 x2 का, un फंक्शन है x1 x2 अप टू xn का, तो हम चेन रूल इस पे लगा सकते हैं। लगा सकते हैं तो आप लिखेंगे हियर y1 ये एक फंक्शन है x1 का, y2 ये फंक्शन है x1 और x2 का, y3 ये एक फंक्शन है x1 x2 x3 का, और जो हमारा yn है ये भी एक फंक्शन है किसका, x1 x2 अप टू xn का। देयरफॉर जैसे हम यहाँ पे जेकोबियन लगाएंगे y1 y2 अप टू yn पे, तो उस पे क्या मिलना चाहिए आपको, चेन रूल वाली वैल्यू, जो चेन रूल टाइप का आपका आता क्या रहता आपको यहाँ पे डेल, इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, डेल y1 अपॉन डेल x1। वैसे इसको चेन रूल नहीं बोलते बट मेरे मुंह से चेन रूल निकल गया, डेल y1 अपॉन डेल x1, यानी सेपरेटली y1 को डिफरेंशिएट करो x1 के रिस्पेक्ट में, डेल y2 अपॉन डेल x2 यानी y2 को डिफरेंशिएट करो x2 के रिस्पेक्ट में, डेल y3 अपॉन डेल x3 यानी y3 को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x3, और लास्ट में डेल yn को डिफरेंशिएट करो डेल xn के रिस्पेक्ट। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको फिर यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू, चलो पहले मेरे को y1 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और माइनस x1 का डेरिवेटिव -1। फिर मेरे को y2 को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x2। आएगा तो यहाँ पे x1 इंटू 1 क्या होगा x1, x1 का डेरिवेटिव 0, फिर ये x1 जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस x2 से, तो माइनस x1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x2 कितना होगा 1, समझा ना। y2 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे x1 इंटू 1 माइनस x1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x2 का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो आएगा माइनस x1। कैसे निकाले समझा? अब तो आपको सेम लॉजिक लगाते जाना है, y3 के लगा रहे तो विथ रिस्पेक्ट टू x3 लगेगा, तो x1 x2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x3 का डेरिवेटिव -1, 0 माइनस 1 -1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, ऐसा चलते जाएगा। अब आप देख रहे जब पहले पे डेरिवेटिव लगाए तो x1 आया क्या, नहीं आया, y2 पे जब डेरिवेटिव लगाया उसके टर्म्स में क्या x1, y3 पे जब डेरिवेटिव लगाया तो x3 नहीं आया, क्या x1 और x2। तो जब आप yn पे डेरिवेटिव लगाओगे तो पहले तो सब में माइनस साइन आ रहा है तो इस पे भी माइनस साइन आएगा। फिर जब आपने पहले पे डेरिवेटिव लगाया तो x1 नहीं आया, दूसरे पे y2 पे डेरिवेटिव लगाया तो x2 नहीं आया, x1 तक ही आया, y3 पे डेरिवेटिव लगाया तो x3 नहीं आया, सिर्फ x2 तक आया। तो जब आप yn पे डेरिवेटिव लगाओगे तो xn आएगा क्या, नहीं आएगा, कहाँ तक आएगा xn -1 तक आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, उस केस में आपको वैल्यू मिलेंगी x1 x2 अप टू xn -1, इतनी वैल्यू होंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा? अब यहाँ पे जो पहले टर्म से लेके nth टर्म तक पूरे टर्म्स में आपने डेरिवेटिव लगाया, सब में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, तो मैं यहाँ से सब में -1 को निकाल लेता हूँ बाहर। माइनस साइन कितने टर्म्स में डेरिवेटिव लगाने के बाद आया, n टर्म्स में, तो -1 का पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्यों, पहले टर्म के डेरिवेटिव में भी माइनस साइन था, दूसरे टर्म के डेरिवेटिव में भी था, तीसरे टर्म में भी था और nth टर्म में भी था, यानी
एन टाइम्स आ रहा है यहाँ पे माइनस साइन, तो मैंने निकाला -1 का पावर एन कॉमन निकाला। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। पहली टर्म में आपका x1 दिखा क्या? नहीं दिखा। दूसरी टर्म से दिखा, फिर हर एक टर्म में दिख रहा है ना। टोटल टर्म्स कितनी थी? n। n में से सिर्फ एक टर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे में मेरे को क्या दिखेगा? x1 दिखेगा। तो x1 का पावर कितना आएगा? n-1। अब लॉजिक लगाओ, -1 का पावर क्या था? n। x1 का पावर क्या आया? n-1, उससे एक कम। तो x2 का पावर क्या आएगा? n-2 आएगा। क्यों? पहले टर्म में भी आपको x2 नहीं दिख रहा, दूसरे टर्म में भी आपको x2 नहीं दिख रहा, तीसरे टर्म से आपको x2 दिखना चालू हो रहा। यानी टोटल n टर्म्स में से 2 ऐसी टर्म है जिसमें हमको x2 नहीं दिख रहा। समझे यहां तक? ऐसा चलते जाएगा। लास्ट टर्म कौन सी है? xn-1। इसका पावर कितना आएगा? 1, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी टर्म में दिखेगा। पक्का समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ में आया? अब ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये किसी क्वेश्चन में आपको बस 2 या 4 मार्क के लिए किसी एक बड़े क्वेश्चन में ऐड करके पूछ लेंगे। क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। ये वाला कंसेप्ट आप कब लगाओगे? जब आपका u1 या इस केस में y1 ये फंक्शन है x1 का, y2 ये फंक्शन है x1 और x2 का, yn ये फंक्शन है x1 x2 अप टू xn का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हर एक वैल्यू को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब आप लोगे पहली टर्म का डेरिवेटिव यानी y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, y2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, yn का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। याद रखना है, चेन रूल नहीं है। मेरे मुंह से गलती से चेन रूल निकल गया था, चेन रूल नहीं है। क्या आएगा? जो टर्म है करस्पॉन्डिंग टर्म उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, यानी y1 का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1, y2 का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x2, yn का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू xn, और वो मिलेगा आपका आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब थोड़ी बहुत एक बेसिक प्रॉपर्टी है वो भी लिख लो, जो है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लिखिए, इफ u1 u2 up to un instead of being given explicitly in terms of x1 x2 up to xn be connected with them by equations such as f1 of u1 u2 un x1 x2 xn equals to 0, f2 of u1 u2 un x1 x2 xn equals to 0, and fn of u1 u2 un x1 x2 xn equals to 0. In this case del
u1 u2 up to un upon del x1 x2 up to xn is given by -1 to the power n del f1 f2 up to fn upon del x1 x2 up to xn upon del f1 f2 up to fn upon del u1 u2 up to u। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टली u का जो इक्वेशन है वो एक्स वाई एक्स के पावर में दिया हुआ नहीं है ना, x1 x2 xn के टर्म्स में दिया हुआ नहीं है। इसके बजाय आपको ऐसा दिया हुआ है कि कोई तो भी फंक्शन है u और x का जिसकी वैल्यू क्या आती है 0, ऐसे n फंक्शन दिए हुए। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका जेकोबियन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे, डेल u1 u2 अप टू un अपॉन डेल आपका x1 x2 अप टू xn, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स है n, तो आप पहले लिखेंगे -1 का पावर n। अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली नहीं आप इनडायरेक्टली निकालेंगे। हमको ये तो नहीं मालूम कि यहाँ पे u और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम कि फंक्शन में u और x दोनों की टर्म है, तो हम फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू u भी डिफ्रेंशिएट कर सकते, विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते। तो आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन को, आपको डिवीजन में क्या चाहिए, वैल्यू x चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x वाली टर्म, मतलब जितने भी फंक्शन है f1 f2 अप टू fn, इसको आप पहले डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x1 x2 अप टू xn, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। याद रखने का तरीका देखो, यहाँ पे हम अगर हमारा जनरल मैथमेटिक्स लगाए तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल, ये डेल यू वाली वैल्यू कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चली जाएंगे, न्यूमरेटर में, तो मिल जाएंगे हमको वाली वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है आपको याद। अब इसके ऊपर जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उतना भी हार्ड नहीं है, बट आपको ये थोड़ा सा बेसिक जो है वो आपको आना चाहिए। जैसे अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेता है कि इफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब है शायद, है ना, हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, शो दैट डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, इसकी वैल्यू आती है 1/2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू वी यू माइनस वी। अब देखिए कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हियर सॉल्यूशन पर लिख लो, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमको, हियर हमको दिया हुआ है u क्यूब प्लस v क्यूब की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई। अब देखो u और v की इक्वेशन सेपरेटली आपको x और y के टर्म्स में दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तब हम इसको बना लेंगे एक फंक्शन। बनाएंगे कैसे, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, u क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, और पूरी टर्म्स को शिफ्ट कर दे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब इधर आया तो माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस वाई क्यूब इधर आया तो माइनस वाई क्यूब, सब वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो ये कौन से टर्म में आ गया,
एक पूरा फंक्शन है u v x y के टर्म्स में, उसकी वैल्यू क्या है 0। तो चलो इसको ऐसा लिख देते, लेट ये पहला फंक्शन हो गया जिसपे आपको u भी दिख रहा है, v भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, और इसकी वैल्यू क्या दिख रही है 0 दिख रही है। तो अपन लिखेंगे ये हो गया f1 है जिसकी वैल्यू है u क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। और ये दूसरे फंक्शन को लेते हैं हम f2। देखो ये भी एक फंक्शन है f2 जिसपे आपको u भी दिख रहा है, v भी दिख रहा है, उसके साथ साथ x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, और इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो आएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0 आ रही है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर एक फंक्शन है जो f1 ऑफ u1 u2 अप टू un x1 x2 अप टू xn इक्वल टू 0, और ऐसे आपको n फंक्शन दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको डेल u की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता? बस इनको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, सेपरेटली कर लेना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? पहले तो -1 का पावर n, यानी जितने फंक्शन आप बना पा रहे। कितने फंक्शन बना पाया? 2। तो आएगा -1 का स्क्वायर आएगा। पहले आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? जो आपकी पहली वैल्यू है डिवीजन में। तो आप लिखेंगे इसको इनटू, पहले आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूंगे। कितने फंक्शन है यहाँ पे? 2, f1 और f2। तो f1 और f2 का आप डिफ्रेंशिएट करूंगे किसके रिस्पेक्ट में? जो डिवीजन में, x और y के रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय, फिर आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे। कितने फंक्शन है? 2, f1 और f2 किसके रिस्पेक्ट में? u और v के रिस्पेक्ट में करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? अरे समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? अरे कैसे किए, समझ में आया? पक्के में समझ में आया? सच में समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1। तो आएंगे वैल्यू डेल f1 f2 अपॉन डेल x, y अपॉन डेल f1 f2 अपॉन डेल u v आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा ना? -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। इसको दे इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहां से हमको दो वैल्यूज निकालने, पहला तो डेल f1 f2 अपॉन डेल x बार, फिर उसके बाद डेल f1 f2 अपॉन डेल u v, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए पहली वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग? पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है हमको, तो आएगा डेल f1 f2 अपॉन डेल x y। अब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है x और y के रिस्पेक्ट में, तो पहले हमारा फंक्शन f1 डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हमारा पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर हमारा दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हमारा दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। चलिए पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बाकी पूरी वैल्यू हो गई कांस्टेंट। तो u क्यूब का डेरिवेटिव 0, v क्यूब का डेरिवेटिव 0, -y का डेरिवेटिव 0, -x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1। समझा? इजी रहता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। फिर उसके बाद f1 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो u क्यूब कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, v क्यूब कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, x कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, -y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y -1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब सिमिलरली क्या करना है? f2 को डिफ्रेंशिएट करना है पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, v स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, -y क्यूब कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, -x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पहले तो माइनस साइन कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, होगा। उसके बाद आपको f2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y,
तो यू स्क्वायर कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, वी स्क्वायर कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, फिर माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो माइनस साइन कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर आएगा। मॉड तो सॉल्व करना आता है आपको, बस वैल्यू को क्रॉस करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम वैल्यू होंगी। फिर उसके बाद कौन सा साइन आता है दोनों के बीच में, माइनस, फिर यहाँ पे ये वाली टर्म जाके क्रॉस होंगी ये टर्म से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर, तो क्या है वैल्यू 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारी यहाँ की ये न्यूमरेटर वाली टर्म हुई। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, देयरफॉर डेल f1 f2 अपॉन डेल xy इक्वल्स टू 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए, तब हमारा न्यूमरेटर वाली टर्म तो आ गई। आ गई। अब हमको किस पे लाना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म। चलिए, हम डिनोमिनेटर वाली टर्म में काम करेंगे। क्या निकालना है, डेल f1 f2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, u और v के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएंगी वैल्यू, पहले f1 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u, फिर f1 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू v, फिर f2 को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू u, फिर f2 को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v। चलिए बताइए क्या हूं, f1 को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपके ये पूरी टर्म हो जाएंगी कांस्टेंट, v क्यूब का भी डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का भी 0, माइनस वाई का भी 0, u क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3u स्क्वायर आएगा। अब f1 को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, तो u क्यूब भी कांस्टेंट उसका भी डेरिवेटिव 0, एक्स वाई भी कांस्टेंट उनका डेरिवेटिव भी 0, v क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3v स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या करना है, f2 को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये v x y सबकी टर्म हो गई कांस्टेंट, तो उनका डेरिवेटिव 0, u स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा 2u आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद क्या करना है आपको, f2 को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू v, तो v को छोड़ के जितने भी वेरिएबल है सब क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, तो उनका डेरिवेटिव 0, v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2v। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन सिर्फ दिखता खतरनाक है, हार्ड है क्या, नहीं। फिर तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, वैल्यू करो क्रॉस, तो 3 2 6, u स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा v से, फिर कौन सा साइन आता है यहाँ पे माइनस, फिर इसको भी करो क्रॉस, तो 3 2 6, u जाके मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, कॉमन निकालो, यहाँ पे u का स्क्वायर है, यहाँ पे भी u है, कॉमन निकालो, यहाँ पे v है, यहाँ पे v का स्क्वायर है, कॉमन निकालो, यहाँ से u बाहर निकला था, u का स्क्वायर बचा था, u आएगा, कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पे v स्क्वायर में से v निकला था, तब क्या बचा v, समझा। यहाँ से 6, यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, बाहर निकाल दिए, यहाँ पे u था, यहाँ पे u का स्क्वायर था, बाहर निकाल दिए, यहाँ पे v था, यहाँ पे v का स्क्वायर था, बाहर निकाल देते, यहाँ पे क्या बचा u माइनस v बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये काय की वैल्यू होगी आपकी डेल f1 f2 अपॉन डेल u v की, इसको दे इक्वेशन नंबर 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा, आपको काय की वैल्यू चाहिए थी डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई की, तो मिलेगा डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई। क्या आई थी इसकी वैल्यू, डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाले 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डेल f1 f2 अपॉन डेल u v, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाले 6 uv अपॉन u माइनस v। देखो यहाँ पे 3 का टेबल है, 3 1 3 3 2 6, तो क्या है वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू वी इंटू यू माइनस वी, और ये डिवीजन में 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, जैसा क्वेश्चन में पूछा है 1/2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू वी यू माइनस आ गया।
तो आप देयरफॉर पूरा क्वेश्चन फिर से लिख देंगे एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या? नहीं, क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान है। बस आपको क्या आना चाहिए? आपको कंसेप्ट लगाने आना चाहिए। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के पहले ना आप ये एक लिख लीजिए, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यानी सम ऑफ रूट्स जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? वो आनी चाहिए आपकी माइनस बी बाय, क्या आनी चाहिए? माइनस बी बाय ए आनी चाहिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर ऐड करना है। हर एक रूट का प्रोडक्ट लेना है फिर उनको ऐड करना है। इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपके आनी चाहिए सी बाय ए। क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू? सी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जो आपका रूट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपकी माइनस डी बाय। याद रखेंगे तो अगर आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा गैमा, ये रूट दिए हुए किसके? ऐसे इक्वेशन जो क्यूबिक हो, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो जो आपका सम ऑफ रूट्स आता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्या रहता? माइनस ये दोनों को डिवाइड कर देंगे बी बाय ए। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आती? पहले देखो बी आया ए के साथ, अब सी आएगा ए के साथ, आएगा सी अपॉन ए आया। उसके बाद वाली अल्फा बीटा गैमा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहले पी अपॉन ए आया फिर सी अपॉन ए आया, तो डी अपॉन ए ने कोई पाप किया क्या? नहीं, तो लिख दो डी अपॉन ए। अब क्या याद रखना? पहला वाली वैल्यू थी नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव, ऐसा करके कर लो इसको याद, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ये वाली चीज याद है तो फिर आप अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएंगी जो है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? The roots of the equation in lambda, that is lambda minus x cube plus lambda minus y cube plus lambda minus z cube equals to 0 are u v w। prove that del u v w अपॉन del x y z, इसकी वैल्यू आनी चाहिए -2 टाइम्स v माइनस जेड आर माइनस एक्स एक्स माइनस वाई अपॉन वी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस यू यू माइनस वी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे? हियर क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है पूरा छाप देना था। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन लैम्बडा, लैम्बडा माइनस एक्स का क्यूब प्लस लैम्बडा माइनस वाई का क्यूब प्लस लैम्बडा माइनस जेड का क्यूब इक्वल टू 0 आर क्या दिया हुआ है? यू वी डब्ल्यू, यानी इक्वेशन 1 ले लो इसको और बताओ कि इसके रूट्स क्या दिए? यू वी डब्ल्यू। किसके टर्म्स में? लैम्बडा के टर्म्स में इक्वेशन जब बनाऊंगे। तो देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? ए माइनस बी का क्यूब, बार बार लग रहा है, और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² माइनस b³ माइनस b³ होता है। अरे पढ़े वाला फॉर्मूला सबने सच में पढ़े हैं, पक्के में पढ़े हैं? तो चलिए बताइए। पहले केस में a वैल्यू है लैम्बडा की, b वैल्यू है x की, तो क्या मिलेगा आपको a माइनस बी का होल क्यूब, क्या रहता है a³ यानी लैम्बडा क्यूब, माइनस 3a² भी यानी 3 लैम्बडा स्क्वायर x प्लस 3ab² यानी प्लस 3 इंटू लैम्बडा x² प्लस सॉरी माइनस b³ था माइनस लैम्बडा क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे a के जगह है लैम्बडा, b के जगह है y, तो क्या आएगा a³ यानी लैम्बडा का क्यूब माइनस 3a² भी यानी 3 लैम्बडा स्क्वायर y प्लस 3ab² यानी 3 लैम्बडा y² माइनस b³ यानी माइनस y³ आएगा। ये हो गया हमारे सेकेंड वाली वैल्यू। प्लस थर्ड वाले में लगाओ, a के जगह रखो लैम्बडा, b के जगह रखो z, तो आएगा a³ यानी लैम्बडा क्यूब माइनस 3a² यानी 3 लैम्बडा स्क्वायर z प्लस 3ab² यानी 3 लैम्बडा z² माइनस b³ यानी माइनस z³। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 0 दी हुई है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? अब आप देखिए, हम ये इक्वेशन को किसके टर्म्स में बनाना है? हमको लैम्बडा के टर्म्स में, क्योंकि हमको रूट क्या बोल रहा है? द रूट्स ऑफ इक्वेशन इन लैम्बडा। तो आपको एक इक्वेशन को किसके टर्म्स में बनाना है? लैम्बडा के टर्म्स में। तो चलो लैम्बडा वाली टर्म्स को ढूंढते जाओ। यहाँ पे भी लैम्बडा क्यूब है, यहाँ पे भी लैम्बडा क्यूब है, यहाँ पे भी लैम्बडा क्यूब है। लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा क्यूब कितना हो गया? 3 टाइम्स लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी लैम्बडा का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी लैम्बडा का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन उसके साथ कौन चिपका हुआ है? -3। तो मैं ऐसा करता हूँ -3 को यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर। अब यहाँ पे देखो लैम्बडा का स्क्वायर किसके साथ है? x के साथ। फिर यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर किसके साथ है? y के साथ। यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर किसके साथ है? z के साथ। और मैं इसको लिख देता हूँ लैम्बडा का स्क्वायर। देखिए, तो जैसे ये -3 अंदर जाएगा तो -3x लैम्बडा स्क्वायर -3y लैम्बडा स्क्वायर -3 इंटू z लैम्बडा स्क्वायर। बनाया सेम चीज। तो कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट साइड में बाहर निकाला, वेरिएबल को राइट साइड में। क्यों? क्योंकि मेरे को इक्वेशन किसके टर्म्स में बनाना है? लैम्बडा के टर्म्स में बनाना। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझा पक्के में? चलिए अब तीसरे इसमें लैम्बडा वाली वैल्यू देखो। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो मैंने 3 को निकाल लिया बाहर। यहाँ पे भी लैम्बडा है, यहाँ पे भी लैम्बडा है, यहाँ पे भी लैम्बडा है, तो मैंने पीछे साइड लैम्बडा को भी निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा? x² प्लस यहाँ पे क्या बचा? y² प्लस यहाँ पे क्या बचा? z²। तो देखो यहाँ पे लैम्बडा का क्यूब था, यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर हुआ, फिर लैम्बडा का पावर 1 हुआ, फिर लैम्बडा का पावर 0, यानी एक कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए जहाँ पे लैम्बडा नहीं है। ऐसी कोई टर्म है क्या? हाँ जी, -x³ -y³ -z³। तो यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो लिख सकता हूँ x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 0। बन गई एक इक्वेशन लैम्बडा के टर्म्स में। आई इस फॉर्म में a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे x के जगह क्या वैल्यू है? लैम्बडा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? सच में समझा? तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इफ अल्फा बीटा गैमा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, देन क्या पढ़े थे हमने? सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -b/a। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? c/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा क्या था? -d/a। याद कर लिए तीनों चीजें? बस देयरफॉर हियर क्या है रूट्स? अल्फा बीटा गैमा नहीं दिया शायद, क्या दिया हुआ है? UVW। हियर कौन से रूट्स है? U V and W आर रूट्स ऑफ, इसको दे इक्वेशन ए, रूट्स ऑफ इक्वेशन
ए दिया हुआ है ऐसा बोला है ना, द रूट्स ऑफ इक्वेशन इन लैम्बडा इसके आर यू वी डब्ल्यू, यानी इक्वेशन वन को अगर आप लैम्बडा के टर्म्स में बना लोगे तो उसके जो रूट्स रहेंगे वो रहेंगे यू वी और डब्ल्यू। तो बताओ क्या आएंगी वैल्यू। अब यहाँ पे गौर करना, अगर आप ये इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये होगी वैल्यू ए की, ये होगी वैल्यू बी की, ये होगी वैल्यू सी की और ये होगी वैल्यू डी की। हो गई ये, क्योंकि इस फॉर्म में हो गया ना, ए लैम्बडा क्यूब प्लस बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी लैम्बडा प्लस डी इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आपको पहले सम ऑफ रूट्स यानी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, लैम्बडा स्क्वायर के सामने जो भी दिख रही है क्या दिख रही है, -3x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरी वैल्यू -3x प्लस वाई प्लस जेड का एक वैल्यू बी की, तो आया माइनस बी अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। सेकेंड क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो u v प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू इनके प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए, वैल्यू इनकी c अपॉन ए, c क्या है जो लैम्बडा के सामने क्या है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू किसकी, c की, डिवाइड करना है a से, a की वैल्यू क्या है 3, तो आ जाएगा डिवाइड बाय 3 और 3 कैंसिल, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक इक्वेशन बनती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो u v इंटू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस डी अपॉन ए, तो आएगा माइनस डी, क्या है डी की वैल्यू, डी तो यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आ रहा था, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है 3, तो आ गया डिवाइड बाय 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। ये क्वेश्चन बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं, वाली भी इक्वेशन लाके यहाँ पे चिपकाए थे हम लोग, ये वाली, ताकि तीनों इक्वेशन हमारी नजरों के सामने हो जाए। आएगा ऐसा, तो चलो हम इसको बना लेंगे पहले f1 के टर्म्स में, तो मैं बोल सकता हूँ f1 ये फंक्शन है किसका, u v w x y z का, जिसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जैसा था वैसा, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस x, इसको ऐसा करो पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, यानी यहाँ से हमको क्या मिला u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमको x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हमको यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू की वैल्यू क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ये क्या मिला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय 3। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कहाँ से कर रहे सर, तो देखो इसको मैंने लिया f1, ये पूरे को लिया मैंने f2, ये पूरे को लिया मैंने f3, तो देखो f1 क्या लूंगा मैं, हमको हमेशा इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाना रहता, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस एक्स इधर आया तो माइनस एक्स, प्लस वाई इधर आया तो माइनस वाई, प्लस जेड इधर आया तो माइनस जेड, इक्वल टू क्या लिख दो 0, तो पहला फंक्शन आ गया इक्वल टू 0 आया। सेम चीज दूसरा फंक्शन भी ले लो, किस पे, u v w x y z के टर्म्स में, जो है u इंटू वी
प्लस वी इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू यू। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इधर आया तो माइनस वाई स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर इधर आया तो माइनस जेड स्क्वायर। पूरे टर्म्स को आपने इस साइड शिफ्ट किया तो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली तीसरा फंक्शन बना लो, किसका, u v w x y z का। क्या आएगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यहाँ पे वैल्यू प्लस में इधर आएंगी तो माइनस में, क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस जेड क्यूब अपॉन 3। डिवीजन के 3 को मैंने कर दिया सेपरेट, इक्वल टू 0 आ गया। तो तीनों फंक्शन f1 f2 f3 की वैल्यू क्या आ रही, 0, और तीनों किसके फंक्शन है, u v w x y z की। तो मैं यहाँ पे हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन वाला रूल लगा सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, डेल u v w अपॉन डेल x y z, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पहले तो -1 का पावर जितनी इक्वेशन बना पाए, कितनी इक्वेशन बना पाए, 3, तो आएगा पावर 3 आएगा। फिर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी f1 f2 f3 इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिवीजन वाली टर्म्स के रिस्पेक्ट में, तो x y z के टर्म्स में डिवाइड बाय, फिर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी f1 f2 f3 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म्स में, u v w के टर्म्स में करेंगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, हमने कहीं पे इक्वेशन यूज किए हैं क्या, हाँ 1 और a दोनों कर चुके हैं हम लोग, है ना। चलो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आपको f1 f2 f3 को पहले x y z के डिफरेंशिएट करना है, फिर u v w के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए मैं इनको उठा लेता हूँ यहाँ से, पहले x y z के टर्म्स में इनको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u v w के टर्म्स में करेंगे। आपको वाली इक्वेशन फिर से लिखने की जरूरत है क्या पेपर में, नहीं, हमको बार बार पीछे ना जाना पड़े, करके हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं इनको। चलिए बताइए ना, हमको क्या की वैल्यू चाहिए, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल x y z की। बताओ क्या आएगा, पहले आप फंक्शन f1 को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप f1 को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आप f1 को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, फिर आप f2 को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप f2 को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आप f2 को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, फिर आप f3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप f3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आप f3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अरे समझ रहा है, तो चलिए बताइए। पहले आप क्या करेंगे, f1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाकी पूरे वेरिएबल हो गए कांस्टेंट, तो चाहे u v w y z सबका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, -1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। उसके बाद आप क्या करेंगे, f1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो बाकी पूरे वेरिएबल कांस्टेंट, तो उनका डेरिवेटिव 0, माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा, -1। सिमिलरली फिर आप क्या करेंगे, ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये पूरे फंक्शन हो जाएंगे कांस्टेंट, और -z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा, -1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। उसके बाद f2 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पूरे वैल्यू हो गए कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आएगा। उसके बाद f2 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो y छोड़ के बाकी पूरे फंक्शन हो गए कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2y। सिमिलरली पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू z, तो z को छोड़ के बाकी पूरी टर्म हो गई कांस्टेंट, तो उनका डेरिवेटिव 0, माइनस साइन कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, तो -2z आए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली क्या करोगे, तीसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को छोड़ के जो भी टर्म में x नहीं हो गए कांस्टेंट हुए, तो -x³ अपॉन 3 का डेरिवेटिव, -1 अपॉन 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, x³ का डेरिवेटिव 3x², 3 कैंसिल, तो क्या होगा, -x²। समझा ना, -x³ अपॉन 3 का डेरिवेटिव ले रहे थे, तो -1 अपॉन 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x³ का डेरिवेटिव
3x², 3 कैंसिल, तो क्या है -x²। तब तो आपको बाकियों में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। y के रिस्पेक्ट में करूंगे तो क्या आएगा -y², z के रिस्पेक्ट में करूंगे तो क्या आएगा -z²। उम्मीद है समझाऊंगा। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा। अरे समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए, अब देखिए यहाँ पे सब में मेरे को माइनस साइन दिख रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले रो से भी माइनस को बाहर ले लेता हूँ, दूसरे रो से भी माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तीसरे रो से भी माइनस को बाहर ले लेता हूँ। तो मैंने माइनस को कितने बार बाहर लिया, 3 बार, तो आएगा -1 का क्यूब बार। यहाँ पे क्या बचेगा, सब माइनस हट गया, आएगा 1 1 1, 2x 2y 2z x² y² z²। मैंने बताया था ना, यहाँ से आप पूरे एक रो से या पूरे एक कॉलम से बाहर ले सकते हो। मैंने पहले रो से माइनस साइन बाहर लिया तो -1 बाहर निकला, दूसरे रो से बाहर निकला, दूसरे बार -1 बाहर आया, तीसरे रो से बाहर निकला, तीसरे बार -1 बाहर आया। तो मैंने -1 को कितने जगह से बाहर लिया, 3 रो से, तो -1 का क्यूब। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। और मैं क्या कर सकता है, यहाँ पे रो या कॉलम में ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या, मैं C2 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, C3 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में कैसे किए, समझ रहा है, अरे पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। मैंने C2 को C2 - C1 लिखा, C3 को C3 - C1 लिखा, तो पहले कॉलम में कोई भी चेंज नहीं, तो आ गया 1 2x x²। ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। देखो C2 में 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0, 2y में से 2x गया, तो मैं 2 को बाहर निकाल लूंगा, उसको लिख दूंगा y - x, आएगा ना। 2y में से गया 2x, तो मैंने 2 को बाहर निकालता, आ गया y - x। तीसरे इसमें 2z, सॉरी तीसरे इसमें y² में से x² गया, आएगा y² - x², आएगा, कोई भी दिक्कत। कॉलम 3 में क्या है, C3 - C1, तो 1 में से 1 गया, बचा 0, 2z में से 2x गया, तो 2 बाहर निकाल लो, बचेगा z - x। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, बहुत छोटा छोटा हो रहा है। चलो, तो 1 में से 1 गया 0, 2z में से 2x गया, तो 2 बाहर निकाला, बचा z - x। यहाँ पे z² में से x² गया, तो बचेगा z² - x², आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अरे समझा क्या किए, चलिए बताइए, अब तो आपको सॉल्व करना आता ही है। -1 जैसा था वैसा बाहर का, अभी तक मैंने उसको छेड़ा क्या नहीं। तो पहले 1 है पहला एलिमेंट, तो अब आप 1 अगर ले रहे हो तो आप क्या क्या नहीं देखते, पहले रो को भी नहीं देखोगे, पहले कॉलम को भी नहीं देखोगे। तो पहले ये 2 टाइम्स y - x जाके मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, z² - x² के साथ, फिर कौन सा साइन आता, माइनस, फिर ये y² - x² जाके मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, 2 टाइम्स z - x के साथ, होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हो गया पहला एलिमेंट। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0, तो आएगा -0, लेकिन आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो हम करते बैठेंगे क्या, नहीं। तीसरा एलिमेंट प्लस में आता, लेकिन वो भी क्या है 0, तो जैसे आप थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ोगे, वो वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होंगी, 0 से, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होंगी। तो मैं मॉड निकालने के लिए क्या 0 से मल्टीप्लाई करते बैठूंगा क्या, नहीं, है ना, क्योंकि 0 आ गया, 0 से कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 0, तो आपने लिखा -0 + 0, समझा ना। असल में यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही, -0 इंटू, अब इसमें क्या करोगे, याली रो और याली कॉलम को छोड़ दोगे, तो 2x जाके मल्टीप्लाई होगा z² - x², तो फिर -x² जाके मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स z - x से, होगा। पर ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही, 0 से, तो आंसर क्या आने वाला है 0, तो क्यों इतनी मेहनत करना, डायरेक्ट लिख दो उसके जगह 0। अरे समझा, पक्के में समझा। चलिए अब बताइए क्या करेंगे, ये -1 जैसा था वैसा, 2 टाइम्स y - x जैसा था वैसा, z² - x² काय का फॉर्म है, a² - b², कह रहा था a + b × a - b, तो मैं इसको लिख सकता z + x × z - x, लिख सकता, कौन सा साइन है दोनों के बीच में, माइनस,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू 2 टाइम्स जेड माइनस एक्स आएगा। और ये जीरो सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो उनको भी उनके हाल पे छोड़ दो। तो क्या मिलेगा, -1 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, निकाल लो कॉमन, तो -1 इंटू 2 कितना होगा, -2। यहाँ पे भी y माइनस एक्स है, यहाँ पे भी y माइनस एक्स है, निकाल लो कॉमन, तो आएगा y माइनस एक्स। यहाँ पे भी z माइनस एक्स है, यहाँ पे भी z माइनस एक्स है, निकाल लो कॉमन, तो आएगा z माइनस एक्स। तो पहले ब्रैकेट से क्या बचा, z प्लस एक्स, कौन सा साइन है, माइनस। दूसरे ब्रैकेट से क्या बचा, y प्लस एक्स बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ब्रैकेट को करो ओपन, तो माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो साइन हो जाएंगे चेंज, तो मिलेगा -2 टाइम्स y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, जैसा था वैसा ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस y माइनस एक्स, कुछ कट रहा है, आज ही कट रहा है, माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे बची -2 टाइम्स y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। अब अगर मैं माइनस साइन को इधर अंदर लेके चला जाऊं तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड। समझा मैंने क्या किया, या तो आप इसको अगर ऐसा रखना चाहो तो x माइनस वाई लिख सकते, किसी भी एक में आप माइनस साइन को हटा दो। हमको आंसर में क्या चाहिए, हमको अच्छा यहाँ पे तो आंसर कुछ अलग ही दिख रहा है, ठीक है, तो हम देखते वाला आंसर अब हमारा कैसे बनता है। एक मिनट, हमने क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है क्या, आर तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, मैंने क्वेश्चन में आर कैसे लिखा, क्वेश्चन में तो आर है ही नहीं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या। यहाँ पे हमको प्रूव करना है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू -2 टाइम्स y माइनस जेड आना चाहिए, यहाँ पे सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, अच्छा हमने अभी देख लिया आंसर, y माइनस जेड आना चाहिए, z माइनस एक्स आना चाहिए, आ रही नहीं यहाँ पे, वही तो मैं सोचा, और फिर x माइनस वाई आना चाहिए, नीचे v माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस यू यू माइनस वी, ठीक है। तो देखो कई बार अगर हम क्वेश्चन गलत लिखे रहे तो भी हमारा काम घातक घातक हो सकता है। तो देखो हमको y माइनस जेड चाहिए, हमने आंसर क्या बनाया है, y माइनस जेड बनाया, z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ऐसा है क्या, z माइनस एक्स एक्स माइनस वाई चाहिए, हमने y माइनस एक्स बनाया, ठीक है। तो चलो हम उसको बाद में जाके आगे कर लेंगे सिंप्लीफाई। ये मिल गया हमको पहली वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। अब ये तो हमने अभी तक निकाला सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यू, न्यूमरेटर वाली मतलब कौन सी, ये हमने निकाला है अभी वैल्यू, देयरफॉर डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाला है अभी, तो हमने कितने आई हमारी 2 टाइम्स y माइनस एक्स z माइनस एक्स वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स वाई माइनस जेड, इसको दे इक्वेशन नंबर कितनी दे चुके हम अभी तक, इक्वेशन 2 दे चुके, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ो, जो है आपको निकालना है वैल्यू किसकी, डेल f1 f2 f3 विथ रिस्पेक्ट टू u v w। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, पहले डेल f1 को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू u, फिर f1 को विथ रिस्पेक्ट टू v, फिर f1 को विथ रिस्पेक्ट टू w, फिर f2 को विथ रिस्पेक्ट टू u, फिर f2 को विथ रिस्पेक्ट टू v, फिर f2 को विथ रिस्पेक्ट टू w, फिर f3 को विथ रिस्पेक्ट टू u, फिर f3 को विथ रिस्पेक्ट टू v, फिर f3 को विथ रिस्पेक्ट टू w करेंगे। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन लगेंगे हमारी ये वाली, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको छोड़ दोगे क्या, नहीं।
कि ये तो हमारे पास जगह ही नहीं है यहाँ पे पेस्ट करने की, तो भी दिक्कत वाली बात है। चलो यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं इसको, बाद में हटा देंगे इसको। चलिए पहले हमको क्या करना है, F1 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u। तो u को छोड़ के बाकी पूरी टर्म हो गई कांस्टेंट, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u 1 और कांस्टेंट वाली टर्म का 0। देखने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर F1 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, तो v छोड़ के बाकी पूरी टर्म हो गई कांस्टेंट, तो बाकी पूरी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, F1 को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू W, तो W छोड़ के बाकी पूरी टर्म्स हो गई कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, W का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू W 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब दूसरे पार्ट में F2 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू U, तो जो भी टर्म्स में U है वो उसको छोड़ के बाकी पूरी टर्म हो गई कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी U है, यहाँ पे भी U है, यहाँ पे U का कोएफिशिएंट क्या है, V, तो आ गया V। कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ पे U का कोएफिशिएंट क्या है, W। समझा कैसा, V कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, U का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू U 1 हो जाएगा। कौन सा साइन है, प्लस। W कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, U का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू U कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर आया U V प्लस W। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तब आप चाहो ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या है, देखो आप U के रिस्पेक्ट में किए तो क्या है, V प्लस W। तो जब आप V के रिस्पेक्ट में करोगे तो V छोड़ के वैल्यू आएंगे, यानी क्या आएंगे, U प्लस W आएंगे। फिर जब आप W के रिस्पेक्ट में करोगे तो W को छोड़ के ले आएंगे, यानी U प्लस V आएंगे, है ना। तो पूरी निकालते बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो आती है कि मास्टर ऐसी हवे में बात कर रहा है, निकाल के देखते हैं हम। चलिए हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, V के रिस्पेक्ट में। तो जिस भी टर्म में V दिख रहा है उसको छोड़ के बाकी पूरी टर्म कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। U कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, V का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V 1 आएगा। कौन सा साइन है, प्लस। W कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, V का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V कितना आएगा, 1 आएगा, था U प्लस W। तो आप देख रहे हैं, आप अगर एक वैल्यू अच्छे से निकाल लो तो बाकी पूरी वैल्यू निकालते बैठने की जरूरत है क्या, नहीं। अब F3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू U, तो देखो यहाँ पे बाकी जिसमें भी U नहीं है वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे V और W कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएंगे। U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो अगर जब आप विद रिस्पेक्ट टू U कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा, VW। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू V करेंगे तो आंसर क्या आएगा, UW, यानी V को छोड़ के। विद रिस्पेक्ट टू W करेंगे तो W को छोड़ के आएगा UV। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो यहाँ पे फिर से पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन रहा है, 1 1 1 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉलम चेंज करके क्या कर लूंगा, 0 बना लूंगा, ताकि मेरे को मेहनत कम करनी पड़े। मैं C2 को लिख दूंगा C2 माइनस C1, मैं C3 को लिख दूंगा C3 माइनस C1। तो क्या मिलेगा मेरे को, ये वैल्यू मिल जाएंगी पहले रो में, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, तो V प्लस W V इंटू डब्ल्यू। दूसरे रो में 1 में से 1 गया, क्या बचेगा, 0। U प्लस W में से V प्लस W कर दो सबट्रैक्ट, तो W W कैंसिल, क्या बचेगा, U माइनस V। समझा ना, क्या करना है, C2 माइनस C1, यानी U प्लस W में से सबट्रैक्ट करना है V प्लस W, ब्रैकेट होगा ओपन, तो क्या मिलेगा, U प्लस W माइनस V इंटू 1 माइनस V, माइनस इंटू W क्या आएगा, माइनस W, प्लस W माइनस W कैंसिल, तो क्या है, U माइनस V। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। अरे समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, UW माइनस VW, दोनों में W कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो क्या आएगा, U माइनस V। समझा ना, C2 माइनस C1 यानी UW माइनस VW, दोनों में W सेम है, कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, U माइनस V इंटू W आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, C3 माइनस C1, 1 में से 1 गया 0। U प्लस V में से V माइनस W गया, तो V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, U माइनस W। उम्मीद है समझाऊंगा। UV में से VW जाएगा, यहाँ से V को आप क्या निकाल सकते, कॉमन निकाल सकते हो, क्या बचेगा, U माइनस W। समझा, U प्लस V में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, V प्लस W, ब्रैकेट होगा ओपन, तो मिलेगा U प्लस V माइनस V माइनस W प्लस V माइनस V कैंसिल था, U माइनस W।
आया? कहाँ गया यार, हमने यू माइनस डब्ल्यू कहाँ पे लिखा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे, सॉरी हाँ, आएगा यू माइनस डब्ल्यू, आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और दूसरे केस में क्या होगा, C3 - C1, यानी यू वी सब्ट्रैक्ट होगा किससे, वी डब्ल्यू से। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा, यू माइनस डब्ल्यू, था वी इंटू यू माइनस डब्ल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब तो बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर पहली वैल्यू को लिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मत देखो, तो ये वैल्यू क्रॉस होंगी इसके साथ, मतलब u माइनस वी जाके मल्टीप्लाई होगा v इंटू यू माइनस डब्ल्यू के साथ, फिर कौन सा साइन आता, माइनस, और ये दोनों वैल्यू क्रॉस होंगी, मतलब w इंटू यू माइनस वी जाके मल्टीप्लाई होगा u माइनस डब्ल्यू के साथ, होगा। फिर उसके बाद क्या करते, माइनस साइन देते और नेक्स्ट वेरिएबल देते जो है जीरो। तब आप ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ के पूरी वैल्यू लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई होता है, आंसर आएगा जीरो। प्लस तीसरी वैल्यू लेते जो क्या है जीरो, तो इनको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? अब जो हमको आंसर चाहिए वहां पे ये वैल्यूज सेपरेटली चाहिए कि एक साथ चाहिए, यहाँ पे हमको v माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू, यू माइनस वी, इस फॉर्म का चाहिए वैल्यू, है ना, ब्रैकेट वाला फॉर्म चाहिए। चलिए अब इसको ब्रैकेट वाले फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी u माइनस बी है, यहाँ पे भी u माइनस बी है, यहाँ पे भी u माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे भी u माइनस डब्ल्यू, कॉमन निकालो तो यहाँ से u माइनस बी कॉमन निकल गया, और फिर u माइनस डब्ल्यू कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, पहले वाले इससे v, फिर क्या है यहाँ पे माइनस, दूसरे वाले से क्या बचा, w, तो है v माइनस डब्ल्यू। आ गया, ये काय की वैल्यू होगी हमारी, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल U V W की वैल्यू हो गई, है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई, U माइनस वी, V माइनस डब्ल्यू इंटू यू माइनस डब्ल्यू इंटू वी माइनस डब्ल्यू, यू माइनस वी इंटू यू माइनस डब्ल्यू इंटू v माइनस डब्ल्यू, हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर शायद 4। तो अब मैं पूरी इक्वेशंस को एक जगह पे लेके लिख देता हूं। ये हमने इक्वेशन 4 निकाला है, ये हमने इक्वेशन 3 निकाला है, और ये हमने इक्वेशन 2 निकाला है ना। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको वैल्यू, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड, क्या निकाले आपने वैल्यू, 2 टाइम्स y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, y माइनस जेड अपॉन डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, क्या निकाले आपने वैल्यू, u माइनस वी, u माइनस डब्ल्यू, v माइनस डब्ल्यू। तब ये लगभग हो गया आपका फाइनल आंसर, बस अब आपको रीअरेंज करना पड़ेगा इसको, जिस हिसाब से आपको आपका आंसर चाहिए उस हिसाब से। चलिए हमको जो हमारा आंसर चाहिए उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2 टाइम्स, तो देखो -2 इंटू 1 क्या आ गया, -2 टाइम, क्या आनी चाहिए वैल्यू, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड है क्या यहाँ पे, हाँ जी है, तो आ गया y माइनस जेड,
फिर z माइनस एक्स है क्या यहाँ पे, हाँ जी है, आ गया z माइनस एक्स, बट इंटू में क्या चाहिए, x माइनस वाई, हमने क्या लिखा y माइनस एक्स, तो इसको अभी थोड़ी देर को छोड़ दो। डिवीजन वाली वैल्यू देखो, डिवीजन में क्या चाहिए, v माइनस डब्ल्यू, दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, आ गया v माइनस डब्ल्यू। फिर क्या चाहिए, w माइनस यू, यहाँ पे w माइनस यू है क्या, नहीं, हमारे पास u माइनस डब्ल्यू है, तो इसको थोड़ी देर को छोड़ दो। उसके बाद क्या चाहिए, u माइनस वी चाहिए, यहाँ पे u माइनस वी है हमारे पास, हाँ जी है, तो आ जाएगा u माइनस वी। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, w माइनस यू चाहिए, हमारे पास क्या है, u माइनस डब्ल्यू, तो मैं u माइनस डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स w माइनस यू लिख सकता हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा ना, मैंने वहां से माइनस साइन को निकाल लिया कॉम, तभी तक जो माइनस डब्ल्यू था हो जाएगा प्लस डब्ल्यू, जब तक प्लस यू था हो जाएगा माइनस यू। क्यों कर रहा, क्योंकि मेरे आंसर में ऐसा है। सिमिलरली ऊपर से भी करूंगा, मेरे को आंसर में क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई, मेरे पास क्या है वाई माइनस एक्स, तो मैं माइनस साइन को निकालूंगा बाहर, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का माइनस और डिनोमिनेटर का माइनस हो जाएगा कैंसर, तो क्या मिलेगा आंसर, माइनस टू टाइम्स क्या है वैल्यू, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू, v माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू और u माइनस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर लेंगे पक्के में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाला क्वेश्चन। पक्के में समझा, सच में समझा, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम रखते हैं यहाँ तक। अब हमारा कैलकुलस का सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है, फिर वो लेक्चर करने के बाद हम कैलकुलस मुक्त हो जाएंगे और हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।